हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। 8 अक्टूबर के डेली जनरल स्टडीज कैप्सूल में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी, पीएससी, जुडिशरी या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल स्टडीज आता है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। बात करें आज के टॉपिक्स की तो सबसे पहले टुडे इन हिस्ट्री में हम एयरफोर्स डे के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ आज दो लोगों की पुण्यतिथि है, जयप्रकाश नारायण और मुंशी प्रेमचंद। तो इन दोनों लोगों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। एनवायरमेंट में हमारा टॉपिक होगा चारधाम हाईवे और उससे जुड़े हुए इश्यूज। ज्योग्राफी में हम न्यू कैलेडोनिया के बारे में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि ये रीजन क्यों न्यूज में है। अब बॉलीवुड में ड्रग्स वाले केस के बाद से कैनबिस काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, इसलिए इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पहला पार्ट हमारा साइंस का होगा जिसमें हम कैनबिस की साइंस के बारे में जानेंगे और सेकंड पार्ट को हम अपने डेली लीगल और पॉलिटी न्यूज में क्रिमिनल लॉ में कवर करेंगे, जहां पर हम एनडीपीएस एक्ट के अलावा जो हमारे कस्टमरी लॉज हैं उनमें कैनबिस के बारे में क्या कहा गया है। 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी और इसीलिए 8 अक्टूबर के दिन हम लोग एयरफोर्स डे मनाते हैं। ये इंडियन एयरफोर्स की 88th एनिवर्सरी है। एयरफोर्स डे की सेलिब्रेशन में भारत अपनी एयर पावर का प्रदर्शन करता है। इंडियन एयरफोर्स डे की परेड हिंडौन एयरबेस गाजियाबाद में कंडक्ट की जाती है। इस साल का एयरफोर्स डे इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में इंडक्टेड राफेल फाइटर जेट्स भी यहाँ पर डिस्प्ले किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इसी साल 10 सितंबर को 5 राफेल जेट्स को फॉर्मली इंडक्ट किया गया था इन दी एयरफोर्स। अब आईएएफ के द्वारा कल ट्विटर पे काफी सारी पिक्स पोस्ट की गई हैं, उसमें से ये पिक राफेल जेट की है। अब यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं। डुअल इंजन 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। इसके अलावा भारत में ही बना तेजस एयरक्राफ्ट भी यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। ये सिंगल इंजन का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसके बाद है Mi-17V5 जो कि असॉल्ट और ट्रांसपोर्ट दोनों ही काम कर सकता है। और लास्टली बहुत ही ज्यादा एडवांस अपाचे हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर डिस्प्ले किए जाएंगे। आईएएफ की बात करें तो 1950 के बाद से इंडियन एयरफोर्स 4 युद्ध लड़ चुकी है। अब 1950 के पहले ये रॉयल एयरफोर्स थी अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसमें से 3 वॉर्स हमने पाकिस्तान के साथ लड़ी हैं जबकि एक चाइना के साथ। ऑपरेशंस की बात करें तो सबसे पहले आता है ऑपरेशन विजय, जिसके थ्रू हम लोगों ने गोवा को कैप्चर कर लिया था। इसके अलावा जब पाकिस्तान ने 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को कब्जाने की कोशिश की थी तो इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। इसके अलावा ऑपरेशन कैक्टस, जिसमें हमने मालदीव्स की सरकार को बचाया था फ्रॉम अ कूप अटेम्प्ट, और ऑपरेशन पूमलाई ये श्रीलंका में हुआ था फॉर गिविंग ह्यूमैनिटेरियन एड। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग मिशंस में भी आईएएफ का योगदान रहता है। बात करें जयप्रकाश नारायण की तो इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था और 8 अक्टूबर 1979 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आज के दिन इनकी पुण्यतिथि है जबकि संडे को इनका जन्म दिवस होगा। जयप्रकाश नारायण को हम जेपी या फिर लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। 1970 के दौर में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा संभाला था और टोटल रेवोल्यूशन की बात की थी, जिसको कि हिंदी में हम पूर्ण क्रांति कहेंगे। इनकी बायोग्राफी जयप्रकाश मशहूर हिंदी लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखी गई है। 1999 में इनकी मृत्यु के बाद इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 1965 में इनको मैग्सेसे अवार्ड फॉर पब्लिक सर्विस भी मिला था। बात करें मुंशी प्रेमचंद की तो इनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और 8 अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी फेमस नॉवेल्स में से है गोदान, कर्मभूमि, गबन, मानसरोवर, ईदगाह। इसके अलावा 1907 में इन्होंने 5 शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन सोज़े वतन लिखा था। शुरुआती दौर में इन्होंने अपने नाम की बजाय नवाब राय नाम से लिखना शुरू किया था, लेकिन बाद में इन्होंने इसको प्रेमचंद में बदल दिया और मुंशी इनकी ऑनरेरी प्रीफिक्स है, यानी कि सम्मान की वजह से इनको ये टाइटल मिला है। इनको हम उपन्यास सम्राट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इन्होंने लगभग 300 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, कई सारे एसेज और ट्रांसलेशंस भी किए हैं। अब देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया है फॉर द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट इम्पैक्ट
अबाउट चारधाम हाईवे। इस टॉपिक को हमने एनवायरनमेंट में इसलिए कवर किया है ताकि आपको पता चल सके कि कैसे एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की डिबेट होती है इन आवर डे टू डे प्रोग्रेस। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के पिछले ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया, जिसमें एनजीटी ने एक फ्रेश कमेटी बनाने के लिए कहा था और उसकी जगह पे ये पैनल ऑफ स्टडी बना दिया गया। केस के बैकग्राउंड फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे एक एनजीओ सिटीजन फॉर ग्रीन दून ने एक पिटीशन दायर की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अगेंस्ट दी ऑर्डर ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसने कंडीशनल अप्रूवल दे दिया था इस प्रोजेक्ट को इन द व्यू ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। अब देखिए यही चीज देखी जाती है इन द डिबेट ऑफ एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। इसमें ये देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में किसी प्रोजेक्ट की वजह से वहाँ की पॉपुलेशन को क्या इकोनॉमिक फायदे होंगे और क्या एनवायरमेंटल लॉसेस होंगे। इसके लिए एनजीटी ने एक कमेटी बनाई थी अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर उत्तराखंड हाईकोर्ट जज। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है इसके फंक्शंस को हम देख लेते हैं। पहले तो ये एक हाई पावर्ड कमेटी होगी अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और इसमें फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इन एडिशन टू डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, देहरादून का वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और डिफेंस मिनिस्ट्री। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस 4 महीने के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट को दे देगी। इसके अलावा ये कमेटी क्वार्टरली बेसिस पर मिलेगी फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंसेस अंडर दी प्रोजेक्ट। कुल मिलाके ये लोग प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा उसके लिए भी यही लोग डायरेक्शंस जारी करेंगे। इसके अलावा कमेटी इस बात पे भी विचार करेगी कि क्या चारधाम प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से रिवाइज करना चाहिए इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इट्स एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। इसके अलावा ये कमेटी क्वारिंग के साइट्स को भी आइडेंटिफाई करेगी। क्वारिंग एक तरीके से प्रोसेस होती है डिगिंग की इन ऑर्डर टू मेक रोड्स और साथ ही साथ रिकमेंड करेगी उन मेजर्स को जिससे मक का सेफ डिस्पोजल हो सके। अब रोड्स बनाने में बहुत ज्यादा धूल एक्सेट्रा एटमॉस्फेयर में हो जाती है और इसी के लिए यहाँ पर मक यानी कि धूल के सेफ डिस्पोजल की बात की गई है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को असेस करने के अलावा ये कमेटी भागीरथी इको सेंसिटिव जोन को भी मॉनिटर करेगी जो कि गंगोत्री से उत्तरकाशी तक है, ताकि इस एरिया में कोई भी एनवायरमेंटल डैमेज ना हो। इसके अलावा ये कमेटी एफॉरेस्टेशन के भी मेजर्स बताएगी। चारधाम हाईवे की बात करें तो ये 2 लेन की एक्सप्रेस हाईवे होगी इन उत्तराखंड और ये 4 धामों को कनेक्ट करेगी, नेमली बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री और इसके अंतर्गत टोटल 900 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड बनेगी। न्यू कैलेडोनिया इस समय काफी ज्यादा न्यूज में है क्योंकि यहाँ पर एक रेफरेंडम कंडक्ट किया गया था जिसमें यहाँ के लोगों ने फ्रांस से इंडिपेंडेंस रिजेक्ट कर दिया। ये टेरिटरी साउथ पैसिफिक रीजन में है, तो आप समझ सकते हैं कि ये फ्रांस के मेनलैंड से कितनी ज्यादा दूर है। पिछले लगभग 170 सालों से न्यू कैलेडोनिया फ्रांस के अंतर्गत आता है। अच्छा, ये पहला रेफरेंडम नहीं था बल्कि 2 साल पहले भी ऐसा रेफरेंडम हुआ था। अब देखिए वर्ल्ड मैप में न्यू कैलेडोनिया को देखने से पहले हम इसकी लोकेशन के बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं। ये पैसिफिक ओशन में है एट द ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में ये आता है। न्यू कैलेडोनिया इज अ काइंड ऑफ आर्कीपेलेगो, यानी कि एक कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स और ये मेलेनेशिया सब रीजन में आता है एंड इट्स मेन आइलैंड इज ग्रैंड टेरे। इसके अलावा हाल ही में जो 8th कॉन्टिनेंट डिस्कवर किया गया है जीलैंडिया, उसका ये पार्ट है। अब देखिए भारत से अगर हम साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ें तो हमको ऑस्ट्रेलिया दिखाई देता है और ऑस्ट्रेलिया के ही ईस्ट में कोरल सी के बाद हमको ये न्यू कैलेडोनिया नाम का एक देश दिखाई देता है। आप इसकी राजधानी को याद रखिएगा, नोमिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें काफी सारे आइलैंड्स आते हैं इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड्स। इसके अलावा आप ये भी जान लीजिए कि दायहॉट रिवर न्यू कैलेडोनिया की सबसे लंबी रिवर है और साथ ही साथ इसको ओवरसीज टेरिटरी ऑफ फ्रांस 1946 में डिक्लेयर किया गया था। हाउएवर 1998 के नोमिया अकॉर्ड के बाद इसको स्पेशल स्टेटस मिल गया इन द ईयर 1999। तो इन सारे फैक्ट्स को भी आप याद रखिएगा। अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब से ड्रग्स का एंगल आया है
तभी से कैनबिस या फिर वीड या फिर मारिजुआना काफी ज्यादा न्यूज में है। तो आज हम इसके पार्ट 1 में कैनबिस की साइंस के बारे में जानेंगे, जबकि पार्ट 2 में इससे जुड़े हुए लॉज को समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले तो ये फैक्ट जान लीजिए कि भांग और गांजा दोनों सेम प्लांट से निकलता है, जिसमें से एनडीपीएस एक्ट में गांजा और चरस शब्द इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा इसी प्लांट से सीबीडी ऑयल, हेम्प सीड, हेम्प एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और ये जो 3 प्रोडक्ट्स हैं इनकी कॉमर्शियल वैल्यू काफी ज्यादा अच्छी है एंड दे आर लीगल। यहाँ तक कि हेम्प सीड से फिटनेस प्रोटीन पाउडर्स भी बनते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल प्रोटीन पाउडर से काफी ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। कैनबिस में 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पहला तो कैनाबिडियोल या फिर सीबीडी और दूसरा डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल, जिसको कि शॉर्ट में टीएचसी कहते हैं। अब जो कैनबिस में इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस होता है वो टीएचसी ही होता है, जबकि सीबीडी किसी भी तरीके का इंटॉक्सिकेशन या फिर हाई प्रोड्यूस नहीं करता। अब देखिए कैनबिस के जो भी पॉजिटिव्स हैं वो ज्यादातर सीबीडी से ही आते हैं और इसीलिए कुछ समय पहले पतंजलि ने प्रपोज किया था कि वो कैनबिस पे रिसर्च करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू मिनिमाइज टीएचसी एंड इंक्रीज सीबीडी। कैनबिस सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है और पेन और मूड के जो फंक्शंस हैं उनमें ये केमिकल ब्रेकडाउन की भूमिका निभाता है। इसी वजह से पेन और एंजाइटी के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा साइकोटिक सिम्टम्स को भी ये रिड्यूस कर सकता है इन केसेस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एंड एपिलेप्सी। पर्टिकुलरली जो सीबीडी है उसको या तो ऑयल या फिर पाउडर के फॉर्म में कैनबिस के प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अलावा कैंसर के पेशेंट्स के लिए भी कैनबिस काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, मेनली जो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं, एग्जाम्पल नोजिया एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको कैनबिस काउंटर कर सकता है। और इसके ऊपर काफी सारी स्टडीज हुई हैं, जिसमें जो लोग ओवर द कोर्स ऑफ कीमोथेरेपी मारिजुआना या फिर उसके एक्सट्रैक्ट्स को यूज कर रहे थे, उनको काफी कम पेन मेडिसिन की जरूरत पड़ी। अच्छा, नेगेटिव्स में जाने से पहले एक बात काफी ज्यादा क्लियर है कि बिलो 21 की एज में जो लोग भी कैनबिस का इस्तेमाल करते हैं उनका ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाता है और इसी वजह से टीनेजर्स को प्रोहिबिट किया जाता है फ्रॉम यूजिंग कैनबिस। हमारे देश में हर एक चीज के लिए लीगली एक अप्रोप्रिएट एज रखी गई है। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट्स के पैकेट्स पे क्लियरली लिखा रहता है कि नॉट टू बी सोल्ड टू माइनर्स, यानी कि 18 वर्ष से नीचे के लोगों को सिगरेट स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और इसके पीछे सरकार के पास साइंटिफिक डेटा होता है। जब आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिलेगी तो आप इस डायग्राम को और भी अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें टीएचसी के इफेक्ट्स बताए गए हैं और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट्स दिए गए हैं। अब जैसे एमिग्डाला को देखें तो ये इमोशंस, फियर और एंजाइटी को कंट्रोल करने वाला पोर्शन है और ब्लड में टीएचसी जाने के बाद ये पैनिक या फिर पैरानोइया क्रिएट कर सकता है। अब देखिए कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स जिस भी जगह पे होंगे ब्रेन के, ये उसी जगह पे ज्यादा इफेक्ट करेगा। एक्चुअली में सीबीडी हमारे बॉडी में नेचुरली पाया जाता है, लेकिन कैनबिस के यूज की वजह से ये लेवल बढ़ जाता है। ऐसे ही बेसल गैंग्लिया की बात करें तो ये प्लानिंग और मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन टीएचसी की वजह से हमारी बॉडी का रिएक्शन टाइम काफी स्लो हो जाता है। पेन सेंसिटिविटी स्पाइनल कॉर्ड पे टीएचसी के इफेक्ट्स की वजह से होती है। तो इस पूरी लिस्ट को आप एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पर पार्ट 2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लीजिए। कैनबिस को नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है। हाउएवर एनडीपीएस एक्ट अप्लाइज ओनली टू फ्लावर्स एंड बर्ड्स, जबकि लीव्स और सीड्स इस एक्ट के दायरे के बाहर रखी गई हैं और मेनली जो सीबीडी ऑयल होता है वो इन्हीं दोनों चीजों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड सीबीडी ऑयल इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। तो ये था हमारा एनालिसिस 8 अक्टूबर के डेली जीएस कैप्सूल का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।